नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का रिवीजन करेंगे कि फोर्थ एंग्लो मैसूर क्यों हुई और किस टाइम पे हुई। तो देखो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की मैंने वीडियो डाल दी, उसमें बेसिक जो रिवीजन में जो बताया जा सकता था वो मैंने आपको बताया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 तक चली। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर हो जाती है भैया 1799 में। अब ये जो 7 साल का जो बीच में टाइम है, इस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर आमने सामने आ गए। तो देखो भैया, हाफ ऑफ द टेरिटरी, जो जब हम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को देखते हैं तो उस टाइम पे आप देखोगे एंड में जो हाफ ऑफ टेरिटरी है ना मैसूर की, वो बट जाती है किस किस में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम और मराठास के पास चली जाती है। वॉर डैमेज के तौर पे टीपू को कितने पैसे देने होते हैं, कितने करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, जिसमें से वो 1.5 करोड़ तो दे देता है, बाकी उसके पास होते नहीं है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है भैया आप ये पैसा जो बच गया है 1.5 करोड़, ये आप हमें इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए और फॉर गारंटी के तौर पे हम आपके दोनों बच्चे लेके जा रहे हैं। उनके जो दोनों बच्चे थे टीपू सुल्तान के, उनको होस्टेज बना लिया जाता है। टीपू फुलफिल ऑल द टर्म ऑफ टेरिटरी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड गोट हिज सन रिलीज फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान क्या करते हैं, जो 1.5 करोड़ अमाउंट है वो कुछ ही टाइम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देके और अपने बच्चों को रिलीज करवा लेते हैं। अब टीपू को भैया ये जो चीज हुई ना, इनके बच्चों को भी ले गई, ये बड़ा ह्यूमिलेटिंग था कि भैया हमारे बच्चे नहीं लेके जाने थे। आई हैव टू अवेज माई ह्यूमिलेटिंग डिफीट। तो भैया टीपू सुल्तान कहते हैं भैया ये जो इतनी बेइज्जती कर दी ना इन्होंने, इसका तो बदला लेना पड़ेगा। टीपू यूज्ड द पीरियड बिटवीन 1992 से और 1999 तक, ये जो 7 साल का पीरियड था, इसमें टीपू क्या करते हैं, सारे जो भी लॉसेस थे उनको रिकैप करते हैं। अब हम आते हैं बात यहाँ पे, जो जोकोबिन क्लब था ये क्या था इन मैसूर। जोकोबिन क्लब को मैसूर में ओपन किया गया। अब ये क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी ये। इसका काम क्या था जोकोबिन क्लब का, इसमें जो मेंबर होते थे इनका काम क्या था, ये एम करते थे कि जो मोनार्की है उसको खत्म करके फ्रांस में और इस्टेब्लिश किया जाए फ्रांस में क्या, रिपब्लिक। ये यहाँ पे भी इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे, ठीक है। तो ये था जोकोबिन क्लब। इट वॉज फाउंड, ये जो जोकोबिन क्लब एक फाउंड किया गया 1794 में बाई फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर विद द सपोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान के सपोर्ट से इसको मैसूर में फाउंड किया गया, ओपन किया गया, ठीक है। कब, 1794 में। अब टीपू इस क्लब का खुद ही एक मेंबर था जोकोबिन क्लब का, और इसने क्या किया टीपू सुल्तान ने, ही आल्सो प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी। ये क्वेश्चन काफी जगह बनता है, काफी बार पूछा भी गया कि ट्री ऑफ लिबर्टी ये क्या था, ठीक है। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये किसके द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा। कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम, जो कैपिटल है किसकी, मैसूर की। अब दूसरी साइड में क्या है, अब आता है रोल यहीं पे। देखो, टीपू सुल्तान अपना बदला लेना चाहता है, लेकिन ये सारे फैक्टर हैं इसमें जो अटैच हैं कि टीपू सुल्तान कर क्या रहा है। उसने जोकोबिन क्लब मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भैया अपना फ्रेंडली जेस्चर दिखा दिया उसने कि भैया आप हमें सपोर्ट करना, इसलिए वो अपनी जो अपनी रणनीति है उसको तैयार कर रहा है। अब दूसरी साइड में क्या है, नेपोलियन का रोल आता है इस फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। नेपोलियन का कैसे, वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ जोकोबिन क्लब, ये भी बंदा मेंबर था जोकोबिन क्लब का। अब इसका क्या रोल है, टाइम था 1792 से 1799 तक, और इस टाइम पे जर्मन स्टेट और इटालियन स्टेट, ये ऑस्ट्रेलियन जो डोमिनियंस थे उसके लिए फाइट कर रहे थे। नेपोलियन स्टार्टेड हिज कैंपेन, मतलब अटैक कह सकते हैं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मार्च 1796 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नेपोलियन अटैक कर देते हैं और नेपोलियन इस बैटल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। इन अक्टूबर 1797 में ऑस्ट्रेलिया वाज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी, और ऑस्ट्रेलिया साइन करता है ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो विद फ्रांस के साथ में ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं भैया। कौन, ऑस्ट्रेलिया। भैया नेपोलियन तो उधर अपना काम कर रहा है, जर्मन स्टेट, इटालियन स्टेट, ठीक है, जहां पे उन्होंने अपनी डोमिनेंस जमानी है, जहां पे वो अपने फाइट कर रहे हैं, वो अपना काम उधर साइड चल रहा है, यूरोप में चल रहा है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, ठीक है, और उन्होंने ट्रीटी भी साइन कर ली है जो मैंने आपको पीछे बताई। लेकिन मई 1798 में क्या होता है, नेपोलियन बिगन हिज इजिप्टियन कैंपेन, मतलब अटैक कह सकते हो, विद एन आर्मी ऑफ 38,000 सोल्जर के साथ में ये इजिप्टियन पे अटैक करते हैं, इजिप्ट पे। इसका मतलब क्या था, नेपोलियन चाहते क्या थे, वो चाहते थे अपना आर्मी बेस कहाँ पे, इजिप्ट में, और उसके बाद इजिप्ट में जब उनका आर्मी बेस बन जाएगा तो वो इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। इंडिया के ऊपर अटैक
अटैक मतलब उनका एनिमी कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो भैया यहाँ पे रोल आता है कि दुश्मन का दुश्मन क्या दोस्त, है ना। तो ऐसा ही है यहाँ पे हम एंग्लो मैसूर वॉर में देख रहे हैं ना कि भैया किसका रोल है, टीपू सुल्तान को अपना बदला लेना है। वो जोकोबिन क्लब का मेंबर है जो उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से वहां पे मैसूर में ओपन कर लिया। जोकोबिन क्लब का मेंबर नेपोलियन है। कनेक्शन देखो ना, नेपोलियन क्या चाहता है कि वो इजिप्ट को वहां पे अपना बेस बनाने के बाद वो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर इंडिया में आके। तो सिंपल सी बात यहाँ पे यही है कि टीपू समझ गया नेपोलियन अपना दोस्त है। अब देखो भैया टीपू क्या कहता है, ज्वाइन मी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और टीपू कहता है भैया आप हमें ज्वाइन कर लीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, मुझे भी उनको अच्छे से हराना है। टीपू साउट फ्रांस एज एन अलाय। और भैया ये जोर जोर से अपनी पॉलिसियां बता रहा है कि भैया फ्रांस अब हमारा अलाय है। सो ही कॉन्टेक्टेड नेपोलियन टू ज्वाइन हिम अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी। आफ्टर इसके बाद क्या होता है, टीपू सेंट अपने जो भी जो ट्रेवल करेंगे मतलब राजदूत तो नहीं बोलो, राजदूत ही कह सकते हो आप, जो मिशनरीज हैं वो भेज देता कहाँ पे, अरबिया में, अफगानिस्तान में, काबुल एंड जमान शाह में और मॉरिशस में। अब ये क्यों भेजे थे, ये भैया अपने सपोर्ट के लिए कि जब मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करूंगा तो आप में से कौन कौन मेरा सपोर्ट करेगा। सिंपल सी बात है ये। अब लॉर्ड वेस्ली आते हैं इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट पे कब, 1798 में। सून आफ्टर हिज अराइवल ही लर्न दैट, और ये समझ जाते हैं भैया जो टीपू जो कर रहा है ना, ये अलायंस तैयार कर रहा है, फॉर्मिंग ए ग्लोबल अलायंस हमारे खिलाफ, ये तो ठीक है नहीं, विद फ्रांस की हेल्प से और जो भी अदर जो भी जहाँ जहाँ इन्होंने अपने भेजे हैं बंदे भाई हेल्प के लिए, तो जो भी ये अलायंस रेडी कर रहा है ना टीपू, ये तो खतरनाक है। और ये चीज़ लॉर्ड वेस्ली इसके जो भी मंसूबे थे टीपू सुल्तान के, इसके ये समझ गया था। अब देखो भैया वेस्ली से साइन सब्सिडरी अलायंस, और वेस्ली कहते हैं टीपू से बेटा तुम ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो वरना तुम मारे जाओगे। ठीक है, लेकिन टीपू क्या कहता है, भैया मैं साइन नहीं करने वाला। अब होनी है बैटल, भाई साइन नहीं करेगा तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी समझ गई भैया लठ तो बजाने पड़ेंगे। तो मराठा, हैदराबाद की निजाम और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये तो आपने देख लिया तीनों वॉर से समझ में आ गया होगा कि ये भैया साथ में है। बीच में तो सेकंड वॉर में आप देखोगे जो हैदर अली थे वो इनको फेवर में कर लेते हैं निजाम और मराठा को, लेकिन वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। यहाँ पे इसी टाइम पीरियड में आप देखोगे मराठा वॉर भी चल रही है दूसरी साइड में, बट इनका अपना समझ ही नहीं आ रहा था कौन किसके साइड में है। अगर आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करके चलोगे ना, मराठा को और मैसूर को, तो आप ये देखोगे मराठा एक साइड में लड़ भी रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, लेकिन जब इनको ये लगता है कि यहाँ पे हमें फेवर करना चाहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकि हमें टेरिटरी कैप्चर करने को मिलेगी, तो ये वहाँ पे फेवर भी करते हैं। अब एक साइड में तो देखो मराठा और हैदराबाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी साइड में है मैसूर। अप्रैल 1799 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड द साई की मतलब घेराव करते हैं ऑफ श्रीरंगपट्टनम का जो कैपिटल है मैसूर की। मैसूर डिडेंट प्रीपेयर्ड फॉर दिस, और मैसूर क्या है इस अटैक के लिए प्रीपेयर नहीं था। टीपू वाज शूट एंड किल, और टीपू को वहां पे गोली से मार दिया जाता है। वॉज एंडेड ऑन 4 मई 1799 को ये लड़ाई क्या है खत्म हो जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक पोजेशन ऑफ कन्नारा, वेनाड, कोम्बटोर, दवारपोरम और श्रीरंगपट्टनम, ये सारा एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे मैसूर से ले लेती है। मराठा को क्या मिलता है 4th एंग्लो मैसूर वॉर में, सोंडा, हरपोनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर किंगडम। ठीक है, ये वाला एरिया इनको मराठा को मिल जाता है। मराठा नॉट एक्सेप्ट दिस, दे वांट हाफ मैसूर। अब मराठा भैया ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं दो ये डिस्ट्रिक्ट को, वो कहते हैं भैया हमें हाफ मैसूर दो। निजाम वॉज साइन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गूटी एंड गुरमकोंडा। तो निजाम को तो भैया ठीक है, वो तो सब्सिडरी अलायंस में आ रहा था, वो तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में ही था, तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन मराठा सेटिस्फाई नहीं होते। द न्यू स्टेट ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द ओल्ड हिंदू डायनेस्टी। ओल्ड हिंदू डायनेस्टी वुदियार्स को ये जो बच गया ना छोटा सा मैसूर, ये इनको दे दिया जाता है अंडर ए माइनर रूलर। कोई छोटा सा रूलर है वायदुर डायनेस्टी का, उसको ये सारा कंट्रोल दे दिया जाता है, क्योंकि मैसूर बचा कितना है, थोड़ा सा ही तो बचा है ना टेरिटरी के हिसाब से मैसूर थोड़ा सा ही बचा है। वैद्यूर डायनेस्टी न्यू रूलर कौन है, कृष्णा राजा 2 एंड वेस्ली साइन टू कृष्णा राजा 2 के साथ वेस्ली क्या करते हैं सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लेते हैं, और इसी के साथ में 4th एंग्लो मैसूर वॉर का एंड हो जाता है। तो होप आपको 4th एंग्लो मैसूर वॉर का एक बेसिक सा रिवीजन हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।